प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली कक्षा के अंदर हमने देखा था कि सजीव और निर्जीव के अंदर अंतर। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि जितने भी सजीव हैं उनके अंदर भोजन करने का गुण, यानी सभी सजीव है वो भोजन करते हैं, जबकि निर्जीवों के अंदर यह गुण नहीं पाया जाता। तो उसके अंदर हमने कुछ पढ़ा भी था कि पादप है वो भी भोजन करते हैं, उनके अंदर कौन सी विधि होती है, जबकि जंतुओं के अंदर भोजन करने की एक अलग विधि है। पादप स्वयं बनाते हैं, जंतु है वो पौधों द्वारा तैयार भोजन है वो ग्रहण करते हैं। तो ऐसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस कक्षा के अंदर हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो हम सबसे पहले, जैसा कि इस पाठ का नाम ही है पादपों में पोषण, तो हम जान लेते हैं कि पोषण क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पोषण है क्या, किसे हम पोषण कहेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। यानी जितने भी सजीव है उनके द्वारा जो जिस विधि से भोजन ग्रहण किया जाता है। यहाँ हम पोषण की जो परिभाषा देख रहे हैं तो वो पादप और जंतु सभी के लिए कह रहे हैं कि जो भी सजीव है यदि जिस विधि के द्वारा वो भोजन ग्रहण करते हैं उस विधि को ही क्या नाम दिया गया है, पोषण नाम दिया गया है। तो परिभाषा के रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन के अंदर उसके उत्तर दोगे कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। ये सभी के अंदर अलग अलग होती है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में एक कोशिकीय जीव था तो उसके अंदर खाद्य धान्य के द्वारा था। इस लेसन में हम पादपों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पोषण के अंदर जो जीव है यानी पादप है या कोई भी जीव जंतु है यानी सजीव है वो किस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो भोजन के रूप में जिन पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, हमने ऊपर क्या कहा था कि भोजन ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है, लेकिन जो भोजन के रूप में जिस पदार्थ को ग्रहण किया जाता है उसे हमने क्या नाम दिया है, पोषक कहते हैं। उसे पोषक कहते हैं। यानी अब ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम हैं वो सब्जी रोटी खा रहे हैं तो हमारे लिए वो पोषक है। क्या पौधे वो सब्जी या रोटी वगैरह का सेवन कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जिनके द्वारा वो जीवित रह रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं कि भोजन के रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, पोषक पदार्थ। उन सभी पदार्थों को क्या नाम देंगे, पोषक पदार्थ। यानी जो भी जीव है, जीव के अंदर हम यहाँ सजीव कहेंगे जिसमें पेड़ पौधे और जंतु, तो जिन भी पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं के अंदर देखा भी था कि भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा था। तो भोजन के है वो 6 घटक हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। इसके साथ ही हमने आहारी रेशे भी पढ़े थे। लेकिन मुख्यतः जब भोजन के घटक की बात करते हैं तो इसमें यही 6 घटक हम देखते हैं। तो जो जीव जंतु है वो इन पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये भोजन के क्या थे, घटक थे। अब हम देखते हैं कि ये घटक जो पोषक पदार्थ है, या ये कह सकते हैं कि ये जो भोजन के घटक है वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो जैसे हम यहाँ पे वही बात फिर कहूँगा, क्योंकि हम सजीव नाम ले रहे हैं, तो जीव चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव जंतु हो, तो सभी जीवों के लिए इन पोषक पदार्थों का क्या महत्व है, क्यों ग्रहण किए जाते हैं। तो इन पोषक पदार्थों से जितने भी सजीव है उनकी शारीरिक संरचना बनती है।
तो सबसे पहला मैंने बिंदु लिखा है शारीरिक संरचना, यानी जो हमारा शरीर है या पौधे का जो आकार है वो बनता है, उसकी संरचना, उसकी बनावट बनती है। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है वृद्धि। पौधा, यदि पौधे को पोषक पदार्थ मिलेंगे तो वह वृद्धि करेगा, उसके अंदर निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यदि पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे तो जितनी उस पौधे में वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो उसकी पौधे की विकास यानी शारीरिक संरचना, वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के समर्थ में भी हमें पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्षतिग्रस्त भागों को अपने मनुष्य के अंदर देखते हैं, जैसे हमारे चोट लग जाती है, कुछ दिनों के बाद है वो उसकी चोट है वो ठीक हो जाती है, उसके ऊपर वापस जैसे हमारे जो उंगली है या और है कहीं कट हो जाता है तो उसके बाद वापस है वो अपनी चमड़ी आ जाती है, यानी वो वैसे का वैसे वापस हो जाता है ना। तो वही हो गया कि क्षतिग्रस्त भाग जो है उनका रख रखाव के लिए पोषक पदार्थ जरूरी है। साथ ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है ऊर्जा प्रदान करना। तो पोषक जो पदार्थ हैं वो सजीवों को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा प्रदान करना। तो विभिन्न जैव प्रक्रमों के द्वारा, तो यहाँ मैंने लिखा है विभिन्न जैव प्रक्रम, यानी विभिन्न जो जीव जंतु हैं उनके अंदर क्रियाकलाप होती है और उन क्रियाओं के द्वारा है वो ये शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो जैसा हम इस लेसन के बारे में देख रहे हैं कि पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पोषण है क्या। तो हमने देखा कि पोषण वे पदार्थ जो सजीवों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण करने की जो विधि है वो पोषण है, और जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उनको पोषक कहते हैं। और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए, या ये कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर के लिए शारीरिक संरचना, वृद्धि, विकास या जो क्षतिग्रस्त भाग है उनके लिए और मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करने के लिए जरूरी होते हैं। अब हम इसी अध्याय के अंदर अगला बिंदु देखते हैं कि पोषण के आधार पर जीवों को, यहाँ हम जीवों को कह रहे हैं, जीवों का मतलब सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्यतः हमने इसमें लिख दिया है कि 2 वर्गों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांट दिया है। जीव, यहाँ सजीव की बात करेंगे तो पहला है स्वपोषी। पहला कौन सा है, स्वपोषी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करने का मतलब है बनाते हैं, यानी वे जीव, यहाँ जीव वही सजीव जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, स्वयं संश्लेषित कर रहे हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और जो ये विधि है पोषण की, कौन सी, जिसमें जीव भोजन स्वयं बना रहा है, उस विधि का नाम है स्वपोषण। उस विधि का क्या नाम है, स्वपोषण। जबकि भोजन स्वयं संश्लेषित करना कहलाता है स्वपोषी, और जो जीव है वो कहलाते हैं स्वपोषी जीव, और विधि स्वपोषण। तो यहाँ मुख्यतः ये दोनों अंतर देख लेना कि स्वपोषी, क्योंकि हमने जीवों को 2 वर्गों में बांटा है, तो स्वपोषी और विषमपोषी ये 2 वर्ग हैं। तो पहला हम देख रहे थे स्वपोषी, और स्वपोषी के अंदर हमने कहा कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी, और बनाने की जो विधि है यानी पोषण की ये जो विधि है वो कहलाती है स्वपोषण। अब हम इसके अंदर उदाहरण देख लेते हैं, हरे पादप और शैवाल। तो स्वपोषी विधि किसके अंदर पाई जाएगी, हरे पादप और शैवाल। जैसा कि हमारा लेसन भी है हरे पादप, तो इसके अंदर हम इस विधि को डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी विधि की हम बात कर लेते हैं, तो दूसरी विधि है विषमपोषी। दूसरा जो प्रकार है पोषण के आधार पर जीवों का वो है विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब है यहाँ पे कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, जबकि पादपों द्वारा या अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे विषमपोषी जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करेंगे, या तो वो पादपों द्वारा भोजन तैयार किया हुआ ग्रहण करेंगे या अन्य जीव द्वारा भी तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, और उन्हें कहेंगे विषमपोषी जीव कहेंगे। जैसे हमने देखा है मनुष्य, सभी जंतु,
जो जीव जंतु है जैसे गाय भैंस बकरी बैक्टीरिया वगैरह सब जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, विषमपोषी। मनुष्य मैंने मुख्यतः उदाहरण दिया है इसमें, तो अपने कौन सी है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो अपने कौन सी विधि है, अपने जीवों का वर्ग है वो विषमपोषी है। अब हम देखते हैं अगले बिंदु की ओर कि जो पादप में, क्योंकि ये अपना लेसन भी यही है पादपों में पोषण, तो जो पादपों के अंदर यानी खाद्य संश्लेषण यानी जो भोजन बनता है, खाद्य संश्लेषण का मतलब भोजन का जो स्थल है वो क्या है। पाद जैसे हमने कक्षा 6 के अंदर पढ़े थे पादप के भाग, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनके बारे में हमने देखा था। तो इनमें से कहाँ पे है वो खाद्य का संश्लेषण होता है यानी भोजन का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है आपको, ये डायग्राम किसका है, पत्ती का है। तो आप देख रहे हैं कि खाद्य संश्लेषण का स्थल है वो क्या है, पत्ती है। तो पादपों में खाद्य संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्तियों में संपन्न होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि पत्तियों के अंदर ही क्यों होती है, क्या कारण है ऐसा। ठीक है, जैसे अपने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, घर के अंदर हम खाना कहाँ बना रहे हैं, रसोई घर के अंदर। रसोई घर के अंदर हमने चूल्हा भी वहीं रखा हुआ है और अन्य जो खाद्य सामग्री वही रखते हैं, तो खाद्य भोजन कहाँ बनेगा, वहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ सारी सामग्री भी है, उसको पकाने का वस्तु भी वहीं पे है। तो ऐसा ही इसमें होता है कि पत्ती के अंदर ऐसी विशेष संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा वो खाद्य संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसा, जैसे पहले इसमें डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो हमने यहाँ पत्ती लिया है, पत्ती के अंदर आप देखोगे कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस पत्ती की जो पूरी सतह है उसके ऊपर छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। जैसा कि ये देखो आपके पास ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ऐसे एक संरचना है, यानी पत्ती की पूरी सतह के ऊपर छोटे 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 छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इन रंध्रों के द्वारा, इन रंध्रों में दोनों तरफ द्वार कोशिकाएं हैं, ये देखो द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्रों के दोनों तरफ की जो संरचना है ना ये बीच में इधर, तो ये क्या कहलाती है, द्वार कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि पत्ती के अंदर ही भोजन क्यों बनता है, क्या कारण है। तो मुख्य ये कारण है कि पत्ती के अंदर एक हरे रंग का, क्योंकि पत्ती का रंग हरा है, और वो हरा रंग किसके कारण है, एक वर्णक के कारण, और उस वर्णक का नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो पत्ती के अंदर एक हरे रंग का वर्णक, वर्णक होता है जो रंग प्रदान करे, तो वर्णक का नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो पत्ती में एक हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जो, या इसमें थोड़ा ये कहा है कि क्योंकि पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसी के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल है वो निर्माण करता है भोजन, खाद्य संश्लेषण में महत्वपूर्ण भाग है क्लोरोफिल, तो ये पत्ती के अंदर पाया जाता है और इसी कारण खाद्य संश्लेषण कहाँ होगा, पत्तियों के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोरोफिल करता क्या है, कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो अब मुख्यतः जैसे हम देख रहे हैं कि घरों के अंदर जो खाना पकाते हैं उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, गैस, ईंधन की ज़रूरत होती है, यानी उसके ऊपर हम गर्म करते हैं तभी पकता है। तो वैसे ही जब पौधे खाद्य संश्लेषण करेंगे तो उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिएगी, और उस ऊर्जा को वो पौधा कहाँ से ले रहा है, सूर्य के प्रकाश से ले रहा है, और उस सूर्य की प्रकाश की से जो ऊर्जा ली जाती है उसका संग्रहण करने में सहायता कौन कर रहा है, क्लोरोफिल वर्णक। ये ऊर्जा संग्रहित करेगा तभी तो भोजन का निर्माण होगा। तो यहाँ मैंने लाइन लिखी है कि क्लोरोफिल का क्या कार्य है, जो सूर्य के जो प्रकाश के अंदर जो निहित ऊर्जा है उसका संग्रहण वो पत्ती में करता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, और इसी ऊर्जा को वो किस रूप में कर देते हैं, खाद के रूप में, यानी भोजन के रूप में संचित कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा यानी सूर्य की जो ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या कहा है यहाँ लाइन दोबारा देखो कि सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है, मतलब सूर्य से ऊर्जा किसने ली, पादपों ने,
और पादपों के द्वारा जो अन्य जीव भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा अन्य जीवों के अंदर आ गई। इसका मतलब हमारे अंदर भी ऊर्जा हमने तो पौधे से ली, लेकिन पौधे ने कहाँ ली? सूर्य से। तो इसका मतलब मुख्य स्रोत क्या हो गया? सूर्य, यानी सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत कहलाता है। अब हम देखते हैं, तो जैसा कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा था कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र द्वारा, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यानी ये छिद्र क्या काम करते हैं? इनके द्वारा जो मनुष्य द्वारा या अन्य जीव, यहाँ पे से जीव पेड़ पौधे भी हैं, वो भी जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हम भी जीव हैं, हमारे द्वारा भी श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से छोड़ी जाती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इन छिद्रों के द्वारा पत्ती की सतह के अंदर प्रवेश करती है, और इन छिद्रों के दोनों तरफ द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, और इन छिद्रों को क्या नाम दिया गया है? रंध्र कहते हैं। पत्ती के अंदर क्या कहते हैं इनको? रंध्र कहते हैं, जो किस से घिरे रहते हैं? द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? इन छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पौधे की पत्ती में प्रवेश करती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि पौधे, कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है कि पौधे में यानी पादप के अंदर खाद्य संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है पत्ती के अंदर होता है। पत्ती के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि ये पत्ती का रंग, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हरा होता है। हरा रंग किस कारण होता है? कि हरे रंग का एक वर्णक होता है उसमें क्लोरोफिल, उसके कारण उसका रंग हरा होता है। और यही जो क्लोरोफिल है वो मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? खाद्य संश्लेषण में। क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक जो है वो सौर ऊर्जा, जो सूर्य के प्रकाश के अंदर ऊर्जा है, वो पत्ती में संग्रहण में सहायता करता है, जिसके कारण ये जो क्लोरोफिल वर्णक है वो जो सूर्य की ऊर्जा है उसको पत्ती में संग्रहित कर लेता है, और किस रूप में? खाद्य के रूप में संग्रहित कर लेता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य ही है। उसी के द्वारा जो रूपांतरित ऊर्जा है, रूपांतरित कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने इस अभी अपने 7th क्लास के अंदर एक लेसन आएगा कि ऊर्जा संश्लेषण, यानी ऊर्जा को तो न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी हम ऊर्जा के रूप को बदल सकते हैं। तो यहाँ रूपांतरित शब्द कह रहा हूँ, सूर्य ऊर्जा है उसी को खाद्य ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो हमने ये देख लिया कि खाद्य संश्लेषण कहाँ पे होता है। अब हम अगला टॉपिक करेंगे कल। धन्यवाद।